हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप खूब सारी पढ़ाई करके आए होंगे और आपने खूब पढ़ा होगा बच्चों, खूब मेहनत की होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम जो एक क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, मैंने कहा था जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर कि बेटा आज से जो है वो आपकी न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे और ये सारा जो है बच्चा वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है बच्चों। सब जो है जो सब का सब क्वेश्चन बेटा वो आज मैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करूंगा एग्जाम के सिलसिले में। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद बेटा हम थोड़ा सा एक नया प्लान है वो उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे सिलेबस की तरफ बढ़ा जाए और कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन किया जाए बच्चों, है ना। तो चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिए समझिए। तो चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और आज बेटा पहला न्यूमेरिकल्स हम करते हैं इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। बेटे सारे फॉर्मूले अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने उसको ध्यान से देखा होगा, जब मैं ड्राइव कर रहा था मैं थ्योरी बता रहा था, वही वाला फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल। अब बेटा पोटेंशियल बोला है, जैसी पोटेंशियल बोला है तो V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। बेटा के जो होता है 1/4 एप्सिलॉन होता है और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो 9 × 10⁻⁹ आ जाता है। मैं पहले न्यूमेरिकल में बच्चों बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा, हर न्यूमेरिकल में नहीं करूंगा। जो बेसिक बात है एट अ पॉइंट पी, ठीक है कोई पॉइंट पी है, ड्यू टू अ चार्ज, बेटा हमको क्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 का कूलम। माइक्रोकूलम नहीं बेटा, हमको सीधा कूलम दिया हुआ है। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। अब ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पे चार्ज पोटेंशियल चार्ज को लेके आया गया है। जो डिस्टेंस बता रहा है बच्चों वो 9 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, बेटा ये तो आपका पहला धर्म है। बेटा विद्यार्थी जीवन का पहला धर्म है कि आपको यूनिट सेम रखना है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS RHS। ऐसा यूनिट रखना है आपको हमेशा। फिर बोला गया है आपसे हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ इतना फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। ठीक है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज राउट। ओहो, तो इस क्वेश्चन के बेटे दो पार्ट है। सो पहला पार्ट कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि वर्क डन कितना है, और तीसरा कह रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज राउट, यानी कि वर्क। अब बेटा मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि जो वर्क है वो कंजर्वेटिव है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको सी का आंसर तो एज इट इज थ्योरी से मिल गया। अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने चलते हैं। सो V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर आ जाता है बच्चों। आप यहाँ पे के की वैल्यू पुट करोगे और क्यू दिया हुआ है बच्चों पुट करोगे और आर दिया है बच्चों वैल्यू पुट करोगे, तो जो भी आपको आंसर है बच्चों वो आपको मिलेगा। ये आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। तो घबराए नहीं, परेशान ना हो। जब भी कोई दिक्कत आए समस्या आए बच्चों तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सेकेंडरी कह रहा है हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो चार्ज है बी पार्ट के लिए वो जो क्यू दिया है वो दिया है 2 × 10⁻⁻⁹ फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अब बेटा आप कहोगे सर वर्क कैसे निकाले, तो वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अब सर Q तो हमको दिया हुआ है हाँ, और V हमने यहाँ से निकाला हाँ, तो अगर Q दिया हुआ है और V निकाल लेंगे, दोनों पुट कर देंगे बेटा, तो आपका वर्क भी उतना जूल में आंसर आ जाएगा। बेटा मैं वैल्यू नहीं रखूंगा क्योंकि बेटा टाइम इतना नहीं है, मैं जल्दी जल्दी आपको बस न्यूमेरिकल करने का तरीका बता दूंगा। आप इसको आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है बच्चों तो फिर गड़बड़ है। हाँ बेटा दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे प्यार से। कह रहा है टू चार्ज बना लो, एक यहाँ 3 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा माइनस है Q2 माइनस का 2 × 10⁻⁸ कूलम बच्चों।
आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि ये दोनों की जो दूरी है बेटा वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। अच्छा जी, अब कह रहा है सुनिएगा बच्चों, ये सवाल ऐसा ही जैसे एग्जाम्पल में है ऐसा एक्सरसाइज में है, और यही सवाल बच्चों मैंने आपको करने के लिए कहा था। तो कह रहा है कि ये तो Q1 है और ये Q2, एक प्लस में दिया है दूसरा माइनस में दिया है, और कह रहा है 15 सेंटीमीटर अपार्ट है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। अब बच्चों दो चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग है वो तो ये वाला है, देखो ये वाला है, ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ ये वाला। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लाइन, तो उसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको बच्चों अगर लाइन में बनाऊं तो ये वाला लाइन बनेगा, इस तरह से एक लाइन बनेगा, ठीक है, इस तरह से एक लाइन बनेगा। अब थोड़ा सा मैं एक लेजर पॉइंटर का यूज करूंगा, देखो ये देखो यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, और बच्चों बीच में आप थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर इसको मैं ए कहूँ और इसको मैं बी कहूँ, तो ए और बी का जो लाइन ज्वाइन है बच्चों वो इस तरीके से है, ये देखो। तो ए और बी को हमने लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब सुनना बच्चों, लाइन मैंने बोला लाइन, ठीक है। तो कह रहा है पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी के बीच में भी जीरो हो सकता है, और ए और बी के आगे भी जीरो हो सकता है, या आप ए के इस लाइन पे भी जीरो हो सकता है। तो इस सवाल को बेटा मैं दो तरीके से कराऊंगा, पहले समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तो ए बी वाले लाइन में देखो बेटा, एट व्हाट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, कि दोनों चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो अगर ए बी के बीच में है तो मैं अगर मान लूं कि ए से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ओ ले लो, कि ओ पॉइंट है एक्स दूरी पर है ए से, तो अगर बच्चों ए से ओ दूरी पर है और ए बी की डिस्टेंस 15 है बच्चा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा इक्वेट करोगे कि ओ पे जो नेट पोटेंशियल है वो जीरो है, तो अगर मैं लिख दूं कि वी नेट इक्वल्स टू जीरो। अब वी नेट जीरो अगर कह रहा है तो इसका मतलब कि V1 प्लस V2 जो है वो जीरो होगा। अब V1 V2 निकाल लेते हैं। V1 क्या होता है, के क्यू बाई R1, के तो एज इट इज, क्यू की वैल्यू दी हुई है 3, के एज इट इज रखना बेटा 3 × 10⁻⁸ इंटू के अपॉन आर। अब बच्चों ए से जो दूरी है जहां पे आपने जीरो लिया है पोटेंशियल को, उसकी दूरी x है, तो इसको आप पहला इक्वेशन बना लो। दूसरा V2 दैट इज के क्यू बाई R2। अब बेटा दूसरे वाले का जो Q है वहां है 2 माइनस का बच्चों इंटू 10⁻⁻8 अपॉन, अब जो ये दूरी है बच्चों वो है 15 माइनस एक्स। अब बेटा ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखोगे, तो बेटा अगर V1 प्लस V2 जीरो होता है तो मैं V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूं, तो अगर मैं पुट कर दूं बच्चों, तो पुट कैसे होगा, देखो पुट कर दूंगा तो यहाँ आएगा V1 की वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁸ के अपॉन एक्स, है ना बच्चों। और फिर आएगा यहाँ पे प्लस, और ब्रैकेट में ये V2, तो ये तो माइनस है 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। तो 3 × 10⁻⁸ एक्स के आ जाएगा बेटा माइनस 2 × 10⁻⁸ बच्चों के मत भूलना यहाँ, तो के अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा ये माइनस है और जीरो है, तो ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव बच्चों, ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो लिखोगे कि यहाँ मैं देता हूँ कि लिखोगे
कि 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x, इधर बेटा k लिखो, इज इक्वल्स टू, बेटा वो इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 के अपॉन 15 - x। अब बेटा जब इक्वेट कर रहे हो तो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कट जाएगा, k से बच्चों k कट जाएगा, तो आएगा 3/x अपॉन 2/15 - x। अब बच्चों आपको x ही तो निकालना था, शुरू से देखें तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा 2x और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 15x - 3, तो हो जाएगा 45 - 3x, माइनस का 3x इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो बेटा 3x और 2x हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से बच्चों अगर x निकालोगे तो x आ जाएगा 45/5, बेटा ये कट के आ जाएगा 9, तो जो आपका x आएगा वो 9 सेंटीमीटर पर है, यानी कि इस A से 9 सेंटीमीटर पर है, A से फ्रॉम A 9, और अगर फ्रॉम B देखोगे बच्चों तो 15 - 6, 15 - 9, यानी कि अब जो है यहाँ पे B से 6 सेंटीमीटर पर जीरो होगा। एक तो ये पार्ट है कि इन दोनों के बीच में कहीं जीरो मान लिया। अब किसी ने कहा कि नहीं भैया मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैंने कहा फिर कैसा करेगा? तुमने कहा मान लो मैं तो यहां से मानूंगा कि B से X दूरी पर है। अब अगर B से X दूरी पर होगा तो A से कितना होगा? A से भी 15 है, तो A से अगर ये O है इसको माना तो BOX है, तो AO कितना हो जाएगा? क्योंकि AB तो 15 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? AO हो जाएगा 15 प्लस x, और जो BO है बच्चों वो आएगा x। तो बेटा कोई बात नहीं, जैसा यहाँ आपने R1 रखा जैसा R2 रखो। तो बेटा जब V2 से निकालोगे तो आपको B से निकालोगे तो x ही आएगा, तो B वाला बेटा अगर V2 लिया है तो इसको 15 - x से हटा के, इसको बच्चों 15 - x से हटा के आप बेटा क्या करो, यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे x रख दो, और बच्चों यहाँ वहां पे क्योंकि आपने बेटा इसे इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो, यहाँ से x इरेज कर दो, क्योंकि बच्चों जब यहाँ पे आप देखोगे A से O तो ये 15 प्लस x है, तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस x, और फिर बच्चों आप इसे ऐसे ही इक्वेट कर लोगे तो यहाँ पे 15 प्लस x आ जाएगा, और वहां पे बच्चों जो आएगा यहाँ पे जो बच्चों आएगा वो आएगा 15 माइनस एक्स के बदले आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लोगे बिल्कुल सेम है, सुनना, यहाँ x के बाद 15 भी आएगा और यहाँ सिर्फ x आएगा, यहाँ आप इरेज करोगे तो ये 15 की जगह सिर्फ x आएगा, और फिर इसको उधर ले जाओगे बच्चों तो कहानी कुछ और हो जाएगी। मैं आपको पूरा पूरा करके बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से जो x आएगा, एक बार थोड़ा समझिएगा बच्चों, आएगा उतना ही, बस थोड़ा आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, सुनना। तो यहाँ पे बच्चों जो आप निकालोगे तो ये जब उधर जाएगा तो बेटा इसके इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि k3 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 प्लस x इक्वल्स टू, आप जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा उधर तो 2 × 10⁻⁻8 का k और x, तो बेटा k से k चला जाएगा, -8 से 10⁻⁻8 कट जाएगा बच्चों, थोड़ा सा अगर देखोगे तो आ जाएगा, ये नीचे आएगा 3/15 प्लस x, और वहां आ जाएगा बेटा 2/x। बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सारी की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये, तो उधर आ जाएगा 15 टू जा 30 प्लस का 2x, अब 2x इधर आएगा माइनस में, तो 3x - 2x इक्वल्स टू 30, तो बच्चों x इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, यानी कि AB के अंदर था तो बेटा A से 9 सेंटीमीटर पे जीरो था और B से 6 सेंटीमीटर में, और बेटा मैंने इसी AB लाइन को एक्सटेंड करके आगे किसी पॉइंट पे निकाला तो B से फ्रॉम B बेटा x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर हो गया, और बच्चों यही अगर मैं फ्रॉम A से निकालूं,
यानी कि फ्रॉम ए, तो ए से जो हमारा था वो 15 प्लस एक्स था, तो बच्चों 15 प्लस 30 जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। तो बच्चों जैसा आपने वाला एग्जाम्पल किया, इसी प्रकार से बेटा आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी कर सकते हो, है ना बच्चों। समझ में आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमने चार्ज को साइन के साथ रखा है। बेटा ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों में से एक है, जो आपको आता ही आता है। ये तो इतना अच्छा सवाल है बच्चों कि मैं आपको क्या ही बताऊं इस सवाल के बारे में। ये सवाल बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जब आप एग्जाम्पल लिखते हो EXAMPLE, तो आप भूल जाते हो कि एग्जाम्पल में ही कहीं ना कहीं एग्जाम छिपा होता है। देखिए, तो अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करके जाएं, तो मैं आपको बताऊं लास्ट 2023 के अंदर बच्चों, 2023 के अंदर, 23 के अंदर बेटा, आपका लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, वो डायरेक्ट नीट में आया हुआ है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट नीट में आया था 4 मार्क्स में। जो बच्चे कहते हैं ना कि भैया एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना, करना है बच्चों, पूरा पूरा फॉलो करना है, तभी आपके मार्क्स बनेंगे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। अब इस सवाल को करने के लिए थोड़ा समझना है, थोड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आसान तरीका है। पढ़ते हैं। कह रहा 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी। अब समझना कि स्क्वायर है जिसका साइड डी दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है भाई। अब स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। कहता है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अच्छा, ठीक है बेटा, ए के ऊपर आपको प्लस क्यू लेके जाना है, और बी के ऊपर बच्चों आपको माइनस क्यू लेके जाना है, सी के ऊपर आपको वापस प्लस क्यू और डी के ऊपर माइनस क्यू। सर लेके हमें जाना है? हाँ बच्चों, हमें ही लेके जाना है। तो सर जब हमें ही लेके जाना है तो ये काम क्या है, यही मैं सिखा रहा हूँ बच्चों। मान लो कि शुरू में सिर्फ ए था, ये एक पॉइंट है, स्क्वायर तो बाद में बना ना। मान लो एक पॉइंट था ए, ये खाली पॉइंट है। अब आप एक चार्ज लेके गए, प्लस क्यू और ए के पास रख दिया, तो ए के पास जब आपने प्लस क्यू रखा, तो बेटा यहाँ पे तो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। देखो ए के पास पूरा मैदान खाली है, कुछ नहीं है, पूरा फील्ड खाली है। आप एक चार्ज लेके गए और आपने यहाँ प्लेस कर दिया, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आपसे ए बी सी डी के अंदर आपको चार्ज रखना है, उसके कॉर्नर्स पे अरेंज करना है। तो इसमें जितना चार्ज होना चाहिए वो, उसमें कितना वर्क होना चाहिए उसने वो पूछा है। तो बच्चों ए वाले केस के अंदर आप देखो, तो पहले से क्या है बच्चों, पहले से देखोगे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ए पे लाओगे आप किसी पॉजिटिव क्यू को, तो बच्चों यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल वर्क नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो जीरो हो जाता है। वर्क ऑन ए मतलब पॉजिटिव क्यू को ए पे लाने में जो वर्क होगा वो जीरो होगा। लेकिन बच्चों क्योंकि स्क्वायर का दूसरा जो पार्ट होता है, वो देखो ये बी पॉइंट है। तो जब बी पॉइंट बच्चों आप एक चार्ज लेके जाओगे, दिस इज कॉल्ड माइनस का क्यू। तो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है, जब आप बी के ऊपर माइनस क्यू लेके जाओगे, तो जो ये ए है बच्चों, जो ये ए है, वो या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्सन करेगा, यानी कि कोई ना कोई हरकत जो है वो ये करेगा। अब क्योंकि ये माइनस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो वर्क तो बेटा निकालना पड़ेगा, वर्क कुछ तो कुछ तो होगा, है कि नहीं बच्चों। तो अब देखो, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी। अब देखो ऑलरेडी Q क्या है, कौन से क्यू को लेके आए हो, तो इस वाले क्यू को लेके आए हो, और ये पहले से था। तो क्यू एज इट इज
और v का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव को ला रहे हो तो माइनस का के क्यू अपॉन, अब क्योंकि ऐसा स्क्वायर है जिसका डिस्टेंस d है तो देखो भाई d का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसे सॉल्व करोगे, वर्क ऑन बी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ वर्क आ जाएगा के माइनस का क्यू स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर बी के द्वारा आया, ये पहला हो जाएगा क्योंकि जो वर्क ऑन ए है वो तो 0 है बच्चों, आपको समझते हुए चलना है। अब बेटा मैंने कहा कि इसे तो पहले यहां से हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब अब आपको यहां से थोड़ा और बेहतर लगेगा जो मैं समझाऊंगा। अब बच्चों बी से सी जा रहे हो तो सी पे भी आप एक चार्ज लेके आ रहे हो जो प्लस क्यू है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो सर दो चार्ज को परेशान करेगा जो पढ़ने वाला होगा, तो कहेगा भाई दो कैसे करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी डी होगा बी से सी। तो एक तो माइनस क्यू जो है वो इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा और परेशान करेगा। तुमने कहा हाँ, तो पहले से एक बी पे ही तो चार्ज को परेशान करेगा। मैंने कहा ए पे भी तो चार्ज है। तुम कहोगे यार ए पे वाला कैसे परेशान करेगा, भाई डायगोनली परेशान करेगा ये वाला। तो कहां से लग सकता है वो देखना है। तो अगर मैं वर्क ऑन सी निकालूं तो बेटा दो तरीके से लगेगा। पहला पहला जो लगेगा बच्चों, अब चूंकि ये स्क्वायर है तो बी से सी पे तो डी आएगा, लेकिन ए से सी पे बेटा क्योंकि ये डायगोनल हो जाएगा तो डी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, तो जो ए सी आएगा बच्चों वो √2d आएगा। और बेटा ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये सब डी होगा। और ए सी के साथ साथ बच्चों जो बी डी होगा बच्चों वो भी √2d होगा। ये तो सिंपल सा गणित कहता है बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये बेटा स्क्वायर का डायगोनल की बात करा है, ये डायगोनल की बात करा है, लिख देता हूं। और ये तो बच्चों साइड है, साइड है। अब देखो, तो जो सी पे लग रहा है, सी पे जो लग रहा है वो एक तो बी से भी लग रहा है और ए से भी लग रहा है। तो वर्क ऑन सी में लिखोगे, एक तो आ जाएगा क्यू इंटू ये वाला बी से सी, तो ये आ जाएगा, अब ये तो प्लस क्यू है, ये प्लस आ जाएगा दूसरा, है ना। ये प्लस क्यू माइनस क्यू की बात है, माइनस का के क्यू अपॉन डी का स्क्वायर प्लस प्लस, अब क्योंकि वर्क ऐड होगा ना, वर्क ड्यू टू बी प्लस वर्क ड्यू टू ए, इसमें दोनों लगेगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, यहाँ इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। अब आप ए का देखोगे तो एक तो प्लस क्यू पहले से रहेगा, दूसरा आ जाएगा बच्चों कि बेटा माइनस क्यू का मतलब ये माइनस में है ब्रैकेट में, और के क्यू अपॉन √2। अब बच्चों डी स्क्वायर होता है या डी होता है, एक बार समझना है, पोटेंशियल में के क्यू बाई आर होता है बच्चों, के क्यू बाई आर होता है बच्चों, के क्यू बाई आर होता है, तो यहाँ डी स्क्वायर नहीं होगा, डी होगा। और सिमिलरली यहाँ भी बच्चों डी स्क्वायर ना होके डी होगा, माफ करना बच्चों, के क्यू बाई आर होता है। तो अगर कुछ ऐसा लिख गया होगा मुझसे तो आप मुझे माफ करना बच्चों। तो ये पहला इक्वेशन था, एक्चुअली था तो ये पहला, और ये था दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा। तो बच्चों तीन चार्ज आप स्टेब्लिश कर चुके हो, अगर आप चौथे चार्ज को करने जाओगे यानी कि डी, तो डी बच्चों कहीं यहाँ कहीं होगा। तो आप सी से डी को देखो, तो यहाँ से भी दूरी डी है। अब डी पे कहाँ कहाँ से फोर्स लगेगा या कहाँ कहाँ से इसको परेशानी होगी, डी पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, एक तो सी से, दूसरा बी से, तीसरा ए से, क्योंकि बी से डी पे तो लगेगा बच्चों, और डी पे यहाँ इन्होंने माइनस क्यू रखा है, और ए पे भी, ए से भी लगेगा। तो बच्चों जो वर्क ऑन डी होगा ये तो बेटा तीन जगह से होगा भैया, वर्क ड्यू टू ए, फिर बच्चों बी, फिर बच्चों सी। तो जब बच्चों आप ए का निकालोगे तो ए का आ जाएगा, ए से ये आ जाएगा बेटे माइनस का के क्यू स्क्वायर, क्योंकि बेटा क्यू क्यू डालोगे तो एक ही आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस
अब बच्चों ये निकालोगे तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d। फिर आ जाएगा बच्चों प्लस प्लस माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का के क्यू स्क्वायर का डी आ जाएगा बच्चों। तो ये है आपका वर्क का फोर्थ वाला। अब क्योंकि वर्क स्केलर होता है तो आप जो नेट वर्क निकालोगे वो ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन को बच्चों आप ऐड कर दोगे तो आपका नेट वर्क आ जाएगा। तो वर्क ए जो था वो 0 था, प्लस माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी था। फिर बच्चों सी वाला आप कर दोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी। फिर प्लस आ जाएगा के क्यू स्क्वायर का रूट 2d। फिर बच्चों इन सबको यहाँ डालोगे, माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2d और फिर आ जाएगा बेटा माइनस का क्यू स्क्वायर का d। फिर बच्चों आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारा आप निकाल सकते हो। माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी ये तो ऐड हो जाएगा। एक देखो ये भी माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन और माइनस का चार। और बेटा देखो है ना, तो आ जाएगा माइनस का 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी, क्योंकि बेटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब देखो प्लस का के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2 और प्लस का के क्यू, तो ये बेटा हो जाएगा प्लस का 2 के क्यू स्क्वायर बाई रूट 2d। तो बच्चों आप जब इसको ऐड करोगे, जब आप क्या करोगे इसको रूट 2 से इसको काट दोगे तो ये रूट 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। और के क्यू स्क्वायर बाई डी ले लोगे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाएगा जो भी। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि ये क्या करना है। आप यहाँ से चाहो तो के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन ले लो, ये बचेगा रूट 2 प्लस का और -4 ऐसे। तो बेटा ये टोटल वर्क डन आ जाएगा आपको, है ना, टोटल वर्क डन आ जाएगा। फिर भी किसी मेरे होनहार बच्चे को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो बच्चों ये जो है आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको पता बस खाली सब में आपने फॉर्मूला ये लगाया Q इंटू वी। अब इसमें इसमें इनिशियली क्योंकि V इनिशियली जो है, क्योंकि देखो चार्ज पहले तो इन्फिनाइट पे है, अब लेके आना है नहीं भाई। तो इनिशियल तो V तो 0 ही होता है ना। अब अब थोड़ा सा बेटा इसके सेकंड पार्ट को देखें। तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ बेटा, नीचे वाला मैं रहने दे रहा हूँ। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज Q नॉट इज ब्राउट टू द एक्स टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ ले आए हैं। यहाँ पे देखो E दिया हुआ है, Q नॉट लाए हो, ठीक है। द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीड टू बी जीरो। अब देखो बच्चों आपको मैंने एक छोटी बात समझा दी कि क्यू नॉट अब ले आए। अब देखो यहाँ भी एक चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, तो बच्चों यहाँ जो बना वो पेयर ऑफ चार्ज बना। पेयर ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं निकल पाता। तो बेटा एक तो इनिशियल लेवल पे 0 था ही, दूसरा बेटा फाइनल लेवल पे भी चार चार्जेस के द्वारा देखो ना, यहाँ भी पेयर ही बनेगा, यहाँ भी पेयर और यहाँ भी पेयर ही बनेगा बेटा। तो इनिशियल वाला पोटेंशियल भी 0 था क्योंकि इनफाइनाइट पे था, फाइनल वाला भी। तो वर्क जो होता है वो क्यू नॉट होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जो डेल्टा भी है वो तो 0 ही है, तो इसीलिए वर्क जो है बेटा वो 0 ही हो जाएगा इसके अंदर। सिमिलरली बेटा आप अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान है, पता नहीं बच्चे क्यों परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अरे क्यों मुश्किल है भाई, कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू, यानी कि के क्यू क्यू का आर या डी, यानी कि पेयर ऑफ चार्जेस चाहिए, ठीक है। ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, ठीक है। तो Q1 दे दिया है प्लस का 7 माइक्रो कूलाम और Q2 दे दिया है बच्चों माइनस का 2 माइक्रो कूलाम।
एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। प्लेस डेट, देखो ये वाला x1 y1 और ये वाला z1, ये वाला x2 y2 और z2, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 मतलब कि 9 माइनस का -9, तो -9 18 हो जाएगा। जो डिस्टेंस है बेटा वो 18 सेंटीमीटर दे दिया है। ये तो जानबूझ के आपको y और z जीरो देके कंफ्यूज करता है ना। कह रहा है आपसे कि x के इधर प्लस यहाँ भी 9 और x के इधर यहाँ भी -9, तो अगर ये -9 है और ये 9 है तो बेटा बीच की जो संख्या होगी वो 9 -9 यानी कि 18 होगी। पहले -9 से 0 फिर 0 से 9, तो बेटा जो डिस्टेंस होगी वो 18 होगी टोटल। ये तो कंफ्यूज करने की बात दे दी, ठीक है। फिर कह रहा है अच्छा जी बेटा पहले तो आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मांग लिया है, तो बेटा ना इतने गधे आप हो ना मैं हूँ। आप U इक्वल्स टू लगा दो ना जी, के आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू बेटा माइक्रो कूलम दिया है, कन्वर्ट कर लो 7 10⁻⁻6 और ये -2 दिया है तो -2 10⁻⁻6, 18 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों इसको भी आप थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो बेटा ये आ जाएगा आपको 18 10⁻⁻2 मीटर। अब यही लगा लो यू के, तो 9 इंटू 10⁻9 क्यू इंटू क्यू, तो 7 2 जा 14, तो माइनस का आ जाएगा बच्चों। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देता हूँ, कहीं पता चले आप बाद में नाराज हो जाएं कि गुरुजी बहुत छोटा लिख रहे हो। सो अगर मैं u यहाँ लिख दूं तो आ जाएगा k जो है वो 9 10⁻9, ये वाला q तो इतना है 7 10⁻⁻6 और ये वाला q तो इतना है, तो -2 -6 डिवाइड बाई 18 10⁻⁻2। अब बेटा यहाँ से आपको u निकालना है तो निकाल ही लोगे आप, 7 2 जा 14, ये 18 है। आप 2 का आप बेटा ऐसे काट सकते हो, 2 से 9 9 से 9 कट गया, तो ऊपर आ गया माइनस का 7 10 माइनस का 12 और 9 माइनस का 3, माफ करे बच्चों। और यहाँ बच्चों 10 का -2 दिया है, -2 पर जाके +2 हो जाएगा, तो जो u होगा माइनस का 7 10 -3 +2, तो ये हो जाएगा बच्चा माइनस का 7 10 का पावर -1, सीधा आ जाएगा बेटा माइनस का 7/10, तो जो u आएगा बच्चों वो आ जाएगा माइनस का 0.7। और बेटा जूल ही आएगा क्योंकि क्योंकि आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया था, तो बेटा ये तो बड़ा आसान था। दूसरा पूछा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा बेटा इन्फिनिटली पूछ लिया, कितना चार्ज आपको हटाना है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तीसरा बोला है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा ई दिया है ए अपोन में आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ए है वो ये वैल्यू दिया है ए का, ठीक है ठीक है। ए का इसने बहुत तगड़ा यूनिट दे दिया है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁵ अपन तो यही याद रखेंगे। वॉट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो अब हमने थर्ड भी समझ लिया कि थर्ड में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और हम थर्ड क्वेश्चन में निकालेंगे, और बेटा हम सेकंड क्वेश्चन में निकालेंगे। तो कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्ज इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो बेटा अगर आप इनिशियल देखोगे तो आपका जो है वो माइनस का 0.7 जूल आया है, और बेटा डेल्टा यू अगर देखोगे तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बेटा ये बी का आंसर है। तो फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, फाइनली वो पहुंच गया इन्फानाइट पर, यानी कि जीरो। आपसे खुद ही कह रहा है ना बेटा कि इन्फानाइट पहुंच गया, तो इन्फानाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो यू निकालोगे हाउ मच वर्क, तो डेल्टा यू ही तो वर्क होता है, और वर्क क्या आ गया यू फाइनल मतलब जीरो माइनस
और ये आएगा माइनस का 0.7, तो यहाँ वर्क आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 0.7 जूल। बच्चों ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना बच्चों। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, सेपरेट करना है टू चार्जेस को, तो एक तो यही रह जाएगा और दूसरा इन्फिनाइट पे चला जाएगा बेटा। तो भाई ये तो समस्या की बात है, तो जब जहां इन्फिनाइट पे गया वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चा आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि बेटा जो जो v होता है दैट इज के क्यू क्यू बाई आर, है ना बच्चों। जब ये इन्फिनाइट पे चला जाएगा तो कहानी वैसे ही जीरो हो जाएगी। चलिए अगला, सपोज दैट, हाँ मैंने बता दिया E इक्वल्स टू ए बाई आर स्क्वायर दिया है, और आपसे कह रहा है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। तो बेटा इस पूरे सिस्टम में तीन तरह का पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एक U1 आएगा, एक U2 आएगा, और एक बच्चों U3 आएगा। अब आप सोचोगे गुरुजी U1 U3 कैसे आएगा। बच्चों U1 तो आपको ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, माइनस का 0.7 जूल। अच्छा, और सर U2 कैसे निकालें। भैया U इक्वल्स टू क्यू इंटू वी होता है, तुमने कहा हाँ, और V और E में V इक्वल्स टू E इंटू आर होता है, तुमने कहा हाँ सर। तो देखो ना, अब E तो आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे E दिया हुआ है, अब यही E का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से V क्या आ जाएगा बेटा, V1 क्या आ जाएगा, V1 इज E क्या है, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, तो V1 क्या आ जाएगा, ए बाई आर आ जाएगा बच्चों इस वाले से। तो बेटा V आ जाएगा, U कितना है, Q इंटू वी। अब पहला Q कितना है, तो 7 माइक्रोकूलम, तो 7 10⁻⁻6 इंटू ए बाई आर, ए कितना है 9 इंटू 10⁻5, और आर कितना है बच्चों, तो 9 इंटू 10⁻⁻2, क्योंकि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बेटा। देखो ना मैंने बताया था कि एक इधर 9 सेंटीमीटर और एक इधर माइनस का 9 सेंटीमीटर, मतलब है तो बेटा अपोजिट में ही ना। तो एक में तो बेटा 0 से 9 और एक में 0 से -9, है ना। तो बेटा थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे निकाल लिया, फिर यहाँ पे निकालोगे, तो यहाँ पे भी जो ये U2 आया है, तो जो U3 आ जाएगा बच्चों वो आएगा माइनस का 2 10⁻⁻6, और बेटा जो A है वो तो A ही है, और बेटा जो R है वो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है कॉन्फ़िगरेशन में, तो R जो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बेटा इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, और इसको, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, और तीनों को ऐड कर दोगे बच्चा, तो आपका नेट, आपको आपको बोला ना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा कॉन्फ़िगरेशन का। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक बात और बताता हूँ बेसिक, थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से यू हटा के समझिएगा। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था सर समझ में नहीं आया, बेटा समझ में कैसे नहीं आया, देखो ना क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ तो है ही नहीं इसके अंदर। फिर भी बेटा मैं थोड़ा सा आपके लिए डिटेल में समझा देता हूँ, आपको समझना है। चलिए थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन आसान, देखिए बच्चों इस तरह से है। इनिशियली ये जो है वो 9 सेंटीमीटर है, 0,0 है, और ये यहाँ है 9 माइनस का 9 सेंटीमीटर 0,0। बेटे ये जो है वो इनिशियल स्टेज था क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का इनिशियल स्टेज ये था, अब बोला है कि एक जगह 7 माइक्रोकूलम है, ले लो, मान लो तुम यहाँ मान लो ए 7 माइक्रोकूलम, और बी मान लो इसको, और यहाँ मान लो माइनस का 2 माइक्रोकूलम। कह रहा है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मतलब बीच में सारा मैदान बेटा जो था वो बिल्कुल खाली था, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोला कि बताओ कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो बेटा ये दो चार्ज जो आपस में लगाए वो वाला पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमको मिल गया 0.7 वोल्ट। अब कह रहा है
हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि जब ये दोनों बेटा, जब ये दोनों इतनी दूरी पर थे, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला माइनस का 0.7। अब कह रहा है इन दोनों को अनंत पे ले जाओ, इन दोनों की बीच की दूरी हो वो अनंत हो जाए। तो भैया जब इन्फानाइट पे चला जाएगा तो जो फाइनल है, इनिशियल तो बेटा हमको मालूम है माइनस का 0.07, ये तो हमको दिया हुआ है ना, निकाला अभी जस्ट। अब ये निकाला ना बेटा, अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी अनंत कर दो, तो अनंत करते ही बेटा ये फाइनल पे 0 हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस माइनस, तो ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि मान लो कि तुम्हारा इन दो चार्ज के सेपरेशन से तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो आया। अब कह रहा है सपोज दैट द सेम सिस्टम, यही वाला सिस्टम, कि 0 से माइनस इधर और प्लस इधर, मतलब -9 सेंटीमीटर इधर और +9 सेंटीमीटर इधर जो है वो रखा हुआ है सिस्टम। अब इसमें एक्सटर्नल फील्ड आ गया। अब भैया अब तक जो पोटेंशियल एनर्जी था वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब आया था। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E इक्वल्स टू A/R का स्क्वायर के रूप में, और A का वैल्यू आपको दे दिया है बच्चों। तो आप देखो कि बेटा यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, इस तरफ राइट में, और इस तरफ लेफ्ट में अलग होगा। तो चूंकि पोटेंशियल अलग हो जाने से बेटा, पोटेंशियल देखो हालांकि दोनों में सेम दिया है तो पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो डिस्टेंस सेम है, यहाँ से भी आर उतना ही है और यहाँ से भी आर उतना ही है। चलना तो 9 ही पड़ेगा, इधर से भी 9 पड़ेगा, इधर से भी 9 पड़ेगा, तो आर सेम है बच्चों। बस क्यू की वैल्यू अलग है, इसीलिए बेटा एनर्जी जो है, क्योंकि यू जो होता है वो क्यू इंटू वी होता है, तो क्यू क्योंकि अलग है, इसमें प्लस का 7 माइक्रोकूलम है और इसमें माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, तो बेटा +7 वाले से अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगा और -2 वाले से अलग पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी इसका और दूसरा इसका, और तीसरा इन दोनों के बीच जो लग रहा था। तो इस पूरे सिस्टम पे 3 तरीका पोटेंशियल एनर्जी लगेगा बच्चों, वो तीनों को ऐड कर दोगे तो नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा समझ में आएगा। अगला है मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड। अरे बेटा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें क्या करें भाई। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 10⁻⁻29, ठीक है। अ मोल ऑफ इस सब्सटेंस, बेटा 1 मोल में कितना होता है, Na होता है बेटा। Na क्या होता है, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है बच्चों। तो एक मॉलिक्यूल पे डाइपोल पता है, एक मॉलिक्यूल पे डाइपोल पता है 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो बेटा इतना पे है 1 मॉलिक्यूल पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 6.023, 10⁻22 या 23 होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 10⁻⁻29 कर दो, तो टोटल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, यानी कि P आ जाएगा। बेटा एक मॉलिक्यूल में Na होता है और एक मॉलिक्यूल का इतना दिया हुआ है आपको, डाइपोल कूलम मीटर दिया हुआ है। तो इतने का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल डाइपोल आ जाएगा, ठीक है। A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electric field of the magnitude। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब वोल्ट पर मीटर से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है। देखो ना बेटा, V इक्वल्स टू ई इंटू डी, तो E इक्वल्स टू V/D, V का होता है वोल्ट, D का होता है मीटर। तो बेटा हमेशा न्यूटन पर कूलाम भी नहीं होगा, थोड़ा सा बेटा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है, और क्या कह रहा है, और पढ़े जरा, कह रहा द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एक मिनट बच्चों गड़बड़ हो गया है, एक मिनट बच्चों, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय, अरे बेटा थीटा भी दे दिया 60 डिग्री। तो एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय सब्सटेंस इन अलाइंग इट्स डाइपोल along the new direction of the field, for simplicity assume 100% polarization of the sample। तो बेटा सबसे पहले तो टॉर्क निकाल लो, पी ई साइन थीटा। पी आप यहाँ से निकाल लेना, ई आपको दिया हुआ है और ये बेटा आपको साइन थीटा दिया ही है, तो बेटा आप पी की जगह ये रख दो, ई की जगह ये रख दो और साइन 60 रख दो, तो बेटा आपका कहीं ना कहीं टॉर्क आ जाएगा। बेटा सॉल्व तो कर लोगे ना इसको बच्चों,
-29 से 23 है, माइनस करोगे जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो बच्चों ये तो कर ही लोगे। लेकिन सवाल ये है, कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय इतना एंगल, हीट रिलीज्ड पूछा है। बेटा हीट रिलीज जब कहे तो उसका एक दूसरा अर्थ ये भी है कि वो एनर्जी लॉस पूछ रहा है। वो आपको सारे शब्दों का चयन थोड़ा सा अलग तरीके से करेगा। वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है हीट रिलीज का मतलब, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लॉस कह रहा है। डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इनिशियल और एक निकालो फाइनल। सर ये क्यों निकलवा रहे हो? देखो बेटा क्यों निकलवा रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है, अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड, यानी कि उससे पहले क्या था, तो इनिशियल क्या था, माइनस का पीई कॉस थीटा, है ना बेटा, माइनस का पी कॉस थीटा। तो जो, क्योंकि ये बेटा फॉर्मूला होता है इसलिए मैंने माइनस लगाया, और यहाँ पे माइनस का पीई जो थीटा है बच्चों वो 0 डिग्री है। वो आपको अच्छे से पता है कि 0 डिग्री क्यों है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जाके आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो इनिशियल जो आएगा वो आएगा माइनस का पीई, ये बेटा इनिशियल का एनर्जी होगा। इससे जो भी वैल्यू आएगा बेटा वो आप जूल में रखोगे, और बेटा आप निकालोगे फाइनल। तो अब यहाँ जो है फॉर्मूला आएगा माइनस का पीई, यहाँ जो थीटा है बच्चों वो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एंगल इतना, तो अब ये आ जाएगा cos 60। तो यहाँ से यू फाइनल बेटा कुछ आ जाएगा जूल। और आपको बोला है ना कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो हीट रिलीज हुआ, बेटा एनर्जी का लॉस ही तो हीट होता है। तो डेल्टा यू क्या होता है बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये जो होगा जूल, माइनस ये जो होगा वो जूल रखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। अब आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, आपको बस खाली वैल्यू पुट करना है। अब आप चाहोगे मैं वैल्यू भी पुट कर दूं, तो बेटा आप किस लिए हो, आप तो वैल्यू तो रख ही सकते हो। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है, मुझे देख के समझ में आ रहा है माइनस का 6 ये हो जाएगा, और ये है दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, वैल्यू आपको थुचुक थुचुक मिल जाएगी, है ना। थोड़ा देखोगे। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है बच्चों, थोड़ा सा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको एक बार देखें। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3/4d, where d is the presence of the plates, how is the capacitance changed when the slab is inserted in the plates। भैया मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला कराया था, नया वाला सी डैश इक्वल्स टू के सी, आप जाके लेक्चर देखो। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहले से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जिसका जो एरिया था ए था, वो भी एरिया ए था, बीच का डिस्टेंस डी हुआ करता था। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था वो था सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए बाई डी। अब कह रहा है कि एरिया बिल्कुल सेम है और डी भी बिल्कुल सेम है, लेकिन लेकिन किया क्या है कि 3/4d में एक 3/4d में एक एक जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो पुट कर दिया है ये। तो इसका जो टी है वो 3d/4 है, जो टी है वो 3d/4 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बता दिया है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब मटेरियल के, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब बेटा आपसे पूछा है, तो बेटा जब ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है बच्चों। अब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है बच्चों। तो मैंने इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बच्चों मैंने आपको इस तरह का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पुट करोगे
तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है जो वैल्यू, अच्छा एप्सिलॉन, अच्छा वैल्यू नहीं पुट करना, तो एप्सिलॉन एज इट इज, ए एज इट इज, डी एज इट इज माइनस का टी, तो 3d/4, तो 4d - 3d/4, तो d/4 ही आएगा, कोई बात नहीं, प्लस टी क्या है 3d/4, और के एज इट इज के है ना, के एज इट इज के है, तो जो सी आएगा बच्चों आएगा एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई, ये तो हो जाएगा आपका बेटा 4, वैसे ही एलसीएम आ जाएगा 3 तो अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट वैसे कर लो मेरे हिसाब से, तो भी चीज ऐसी हो जाएगी, या आप कहो कि सर 3/4 डी है, यानी कि सर बचा कितना, तो मैं अगर कह दूं कि d/4, तुमने कहा सर हाँ, मैंने कहा मैंने कहा d/4 है, तुमने कहा जी हाँ, मैंने कहा 3/4d अगर रखोगे तो क्या मतलब है, तुम कहोगे सर ये तो हो जाएगा 3d+d, ये तो हो जाएगा 4d/4, तो सर कट के तो d आ जाएगा। मैंने कहा यार तू तो बड़ा होशियार है, तुझे ये भी ट्रिक पता है, तुमने कहा हाँ सर हम ऐसे भी तो रख सकते हैं। मैंने कहा तू कैसे भी रख, बस तुझे ये फॉर्मूला लगाना है और फटाक से आंसर आ जाएगा। बेटा ये ऊपर चला जाएगा, पूरा के साथ ही चला जाएगा, और बेटा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 4k/3d बेटा इंक्रीज करेगा, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको याद हो C = Q/V लगाते थे आप, तो जब V डिक्रीज करेगा तो C इंक्रीज करेगा ना बेटा। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, आप सर अपने हिसाब से पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। चलो ये समझ में आया होगा पहला स्टेप, ये भी समझ में आया दूसरा स्टेप, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तीसरा स्टेप, ये वाले फॉर्मूले चौथा स्टेप, इस पे ये वैल्यू पुट करी पांचवा स्टेप, ये 5 स्टेप समझ में आ रहा है, ये 5 स्टेप समझ में आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आ जाएगा 4d - 3d/4, तो भी बेटा कट के d/4 ही आ जाएगा, है ना इसको, तो ये तो एप्सिलॉन ए है। स्टेप 5 स्टेप 6 करते हैं बेटा, है ना, तो ये d - 3d/4 प्लस 3d/4 के, देख इसमें k है, ये 4 है, इसमें k नहीं है, और इसमें 1 है, तो अगर सिर्फ इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा d/4, है ना, और प्लस ये आ जाएगा 3d/4k, अगर तू सिंपल सिंपल देखेगा। अब एक्चुअली इसमें k नहीं है, तो आपको बैलेंस करने के लिए इसको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चा, तो आप यहाँ देखोगे तो आपका जो आएगा एप्सिलॉन ए, देखो डी डी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 3d/4k। तुम थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना, थोड़ा सा भी समझोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा देखो, आपको यहाँ के नहीं था, के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आएगा हिसाब, तो अब यहाँ से आप डी और ये डी कॉमन ले लोगे तो डी आ जाएगा, और बचेगा देखो बेटा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी बच्चा एक मिनट, मैंने यहाँ भी डी लिख दिया जो कि गलत चीज है, यहाँ आएगा बच्चों के, और यहाँ आ जाएगा +3, और ये 4k तो है ही, ये मैं एक मिनट में पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ बेटा, एक मिनट देना आप, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझाने में, अ, देखो बेटा, ये डी और डी अगर कॉमन आ जाए, अगर बच्चा ये डी और डी कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, ये डी और ये डी, तो डी कॉमन आ जाएगा बेटा, और डी ही कॉमन नहीं आएगा, तो डी जैसी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा बेटा, k+3/4 के कॉमन हो जाएगा बच्चों। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इस पूरे को मैं लिख दूं k+3/4k, है ना बच्चों, तो अब क्या होगा कि आप देखोगे कि सर एप्सिलॉन a/d जो होता था ये तो c होता था, है ना बच्चों,
तो अब ये 4 के ऊपर चला जाएगा, तो जो इक्वेशन आएगी सी डैश नया वाला कैपेसिटेंस वो आएगा, सी तो एज इट इज आएगा और आ जाएगा 4 के अपॉन के प्लस 3। तो बेटा ये आएगा कैपेसिटेंस, नया वाला जो आएगा वही आएगा, सी डैश इक्वल्स टू सी 4 के प्लस 3, या सी को एज इज रखो एप्सिलॉन ए 4 के बाई डी के प्लस 3। ये आपका पूरा बेटा इक्वेशन आ जाएगा। आप चाहे ऐसे रखो सी के टर्म्स में, या आप बेटा इसको ऐसे रखो। इस वाले फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखोगे, ध्यान रखें। और ये बेटा आपका बेसिक फॉर्मूला है। सर इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक तरीका और भी है, एक मेथड और भी है। थोड़ा टाइम बचाते हुए अगर मैं आपको सीधा सीधा वो फॉर्मूले पे ले चलूँ तो आएगा इतना ही। कैसे? थोड़ा सा देखिए, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। वो डायरेक्ट कैसे होगा बच्चों, थोड़ा देख लीजिए। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा। यहाँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ। अब मुझे पता है कि जो पीले वाला बॉक्स है, पीले वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, और पीले वाले बॉक्स के बाहर जो ये रेड वाला दूसरे रेड का अंदर है, जो मैं थोड़ा सा और अच्छा ले लूँ, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा V1 इक्वल्स टू E1D, और इस पीले वाले में जो होगा V2 इक्वल्स टू E2D। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डालना है मसाला। तो जो E2 आएगा वो एक्चुअली में आएगा बाहर वाला E डिवाइडेड बाई K, और जो नेट पोटेंशियल निकालते थे वी नेट वो आ जाएगा V1 प्लस V2। तुम कहोगे सर हाँ, तो पूरा जो डिस्टेंस D था और ये T जो है वो 3D/4 है, तो जो एक्चुअली में इक्वेशन आएगा बच्चों वो क्या होगा? एक तो होगा V1 जब निकालोगे तो V1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज E आ जाएगा, और जो D होगा वो एक्चुअली हो जाएगा D-3D/4, क्योंकि बेटा D-T होता था अगर आपको याद हो, तो सीधा लगा दो D-3D/4। और यहाँ जो V2 आएगा बेटो, ये जो E2 आएगा वो E आएगा, तो E/K इंटू में जो D यहाँ पे T है ना, तो ये आ जाएगा 3D/4, है ना बच्चों। डायरेक्टली पुट कर दिया आपने, अगर आपको वहां से इक्वेशन याद आया तो हम कैसे निकालते थे, है ना। तो या इवन कर दो, या इसको भी इवन कर दो, इसको भी इवन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो E2 इक्वल्स टू E1/K, और ये भी इवन तो यहाँ भी E1/K। अब वी नेट निकालोगे तो V1 आ जाएगा E1 D-3D/4 को सॉल्व करोगे तो 4D-3D/4, तो सीधा D/4 आ जाएगा। तो बच्चों मैं इसको डायरेक्ट अगर लिख दूं कि D/4, बेटा ये मैं इसको डायरेक्ट अगर लिख दूं कि D/4, क्योंकि बेटा ये 4 ऊपर जाएगा तो 4D-3D यानी कि D/4, और ये अगर आ जाए प्लस, तो ये E1 एज इट इज, और 3D का 4K। तो बच्चों अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत भी आपको समझ में अगर आएगा, तो ये K यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसी K का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर दोगे तो ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा E1D K प्लस E1 3D इक्वल्स टू 4K। अगर थोड़ा सा आप देखोगे, जब डिवाइड करोगे तो K से K कट जाएगा, तो E1D/4 आ जाएगा और E1 3D/4K आ जाएगा, सॉल्व करके वही आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से E1 और D कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख लोगे E1D कॉमन और डिवाइडेड बाई 4K, और वहां आ जाएगा बेटा K+3। बेटा K+3 आ जाएगा यहाँ से वी नेट, यहाँ से बच्चों जो वी नेट आएगा। अब बेटा यही वी नेट अगर आप वहां C इक्वल्स टू में डाल दोगे Q/V में, मैं एक ही सवाल को इतना क्यों खींच रहा हूँ बच्चे सोच रहे होंगे,
बेटा आपको मैं दोनों तरीके से कराने को चाह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सवाल आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो जब आप क्या करोगे बेटा, C इक्वल्स टू क्यू बाई वी नेट डालोगे तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वी नेट है ना बच्चों, वी नेट अगर ये 4K से आपका वी नेट अगर घटेगा तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में ही रखूंगा बच्चों, तो जो नया सी आ जाएगा, जो नया सी आ जाएगा बच्चों, वो आपको यही तो आ जाएगा जो पुराने में आया है, 4K अपॉन K+3, है ना बच्चों। तो इस तरह की चीजें अगर आप पढ़ोगे तो आसान, देखो ना, विनेट यहाँ डालोगे। अब ये तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इसके अंदर डालोगे बेटा तो कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन ही तो आएगा। अगर आपको नहीं पता तो चलो क्यू एज इट इज, इस E1 के बदले आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी कि फिर मैं लिख दूं तो आ जाएगा क्यू, क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू ए। क्योंकि बेटा क्योंकि ई जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन आ जाएगा और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए है, पढ़ाया हुआ बच्चों। और बेटा यहाँ पे है डी, है ना, एज इट इज आप देखोगे डी, तो डी ऊपर है और फिर बच्चा बेटा डी के साथ आ गया K+3 अपोन में 4K। देखो ना बेटा कितना आसान कर दिया आपने सवाल को। भैया क्यू से क्यू गया, अब ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो जो नया सी डैश आएगा वो आएगा एप्सिलॉन ए 4K, नीचे आएगा डी K+3। तो भैया ये देखोगे तो जो ये एप्सिलॉन ए बाई डी है बेटा, ये तो सी है, तो सी डैश इक्वल्स टू सी 4K K+3। अब इसी सवाल में बेटा वो आपसे एक चीज और करा सकता है। मान लो कह दे जो एक के है, ये के की वैल्यू 3 मान लो, और के की वैल्यू 3 मानते ही जो सी डैश हो जाएगा वो देखो सी एज इट इज 4K, तो के के बदला आ जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाई के प्लस, तो के कितना है 3+3, तो 4 3 = 12 और 3 + 3 6, तो आ जाएगा ये सी 4 12 3 3 6, तो 2। तो जो अब सी डैश आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ पहले वाला कैपेसिटर, यानी कि सी डैश इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन ए बाई डी, अगर ये वैल्यू दे दे आपको तो क्वेश्चन करने का तरीका है बच्चों। बेटे ये तो सीरीज पैरेलल का सवाल है, सीरीज पैरेलल का सवाल है। ये तो बेटा जब मैं आपको रजिस्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें सीरीज पैरेलल में आपको डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आपसे मैं कहूँ कि ये तीन आपस में पैरेलल है, आप ये सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे तो ये और ये सीरीज में आ जाएगा, तो फिर इसको अलग से ऐड करेंगे, तो ये चीजें हो जाएगा। मैं कह दूँ यार ये तीनों सीरीज में है, मैं कह दूँ भाई ये तीनों सीरीज में है, अब जो सीरीज में आएगा फिर ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। अब से सच्चाई बताओ क्या है, सच्चाई देखा जाए तो देखो ना तीनों सीरीज में ही है। मैं कह रहा हूँ सीरीज हो या पैरेलल, अभी आपको रटना नहीं है, सीरीज में है पैरेलल में वो बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट बेटा यही क्वेश्चन नीट 2023 में डायरेक्ट आ गया था। 2023 में 4 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था बच्चों। इसको भी देखेंगे लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा एक्सरसाइज का है, ये डन हो चुका है, ये मैं करा चुका हूँ। देखोगे बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन का है, साइड 10 सेंटीमीटर 5 माइक्रोकूलम, और बोला है हेक्सागन मतलब बेटा 6 शेप, 1 2 3 4 4 5 और 6, बोला सेंटर में बोला है। बेटा देखना सेंटर पे उतना ही दूरी होता है जितना साइड का है, तो साइड का कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा जो सेंटर से जो बोला है ना वर्टिसेस, तो वर्टिसेस से साइड सेंटर की दूरी भी बेटा 10 ही होती है, जितना इसका होता है उतना ही सेंटर का होता है। तो घबराना मत,
अगर आपको साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, तो बेटा इस पॉइंट से यहाँ तक या इस पॉइंट से सेंटर तक की दूरी भी 10 ही होगी। और 5 माइक्रोकुलम दिया है हर, तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा सीधा आ जाएगा 6, क्योंकि एक से आएगा, एक से पोटेंशियल आएगा के क्यू अपॉन आर, और क्यू दिया है 5 माइक्रोकूलम। अब हेक्सागन का 6 होता है ना, 6 वर्टिसेस होता है, तो हो जाएगा 6 के क्यू बाई आर, और आर बेटा वही होता है जो दिया है 10, तो 6 इंटू के 9 10 का पावर 9, क्यू जो है 5 10 का पावर माइक्रोकूलम में माइनस का 6 अपॉन आर 10, तो बेटा 10 का माइनस का मीटर कर लोगे, सेंटीमीटर दिया है, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, 2 दिया है, -2 दिया है। अब प्लेस पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर, बेटा जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा वो पॉइंट आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हो जाएगा। उस पॉइंट पे बेटा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, तो वी डेल्टा वी जो होता है वो v2 माइनस वी1 इक्वल्स टू जीरो, तो v2 इक्वल्स टू वी1 हो जाएगा बच्चों। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो जाए, और पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट पे होगा, मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया, और एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए आपके पास और क्वेश्चन है। कहीं मान लोगे कि ये पूरा 6 है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा 6 है, तो कहीं x होगा, फिर कहीं 6 माइनस एक्स होगा, जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस, बेटा परपेंडिकुलर होगा, इसमें कहने की बात नहीं आगे। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, ठीक है, 12 सेंटीमीटर ले लिया। हैज अ चार्ज, इतना ठीक है, ले लिया, ठीक है, ले लिया, चार्ज ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, यानी कि अंदर, भैया पहला तो जीरो, क्योंकि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर का फर्स्ट पॉइंट। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि 12 पे, तो निकालना क्या है, वी निकालना है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर तो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू दिया हुआ है, आर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट 12 इंटू 10 का पावर 2 मीटर। के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू दिया है, आर दिया है, पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा। तीसरा, एट अ पॉइंट 18 सेंट, अच्छा अब जो आर दिया है वो 18 सेंटीमीटर दिया है। ई इक्वल्स टू वापिस के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू सेम रहेगा, आर बदल गया, आर को फिर कन्वर्ट कर लोगे 18 सेंटीमीटर को मीटर में, वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, 4 नंबर। आगे चलते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, ठीक है, एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस, ठीक है। जब एयर था, यानी कि इस तरह से था जब बीच में एयर था, तो जो सी था वो 8 पीको फैरेड है, तो बेटा पीको फैरेड को सॉल्व करना है, तो माइनस का 12 हो जाएगा फैरेड में, है ना, लिया भी है यहाँ पे, वेरी गुड। अब कह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस बाय हाफ, ठीक है। पहले डिस्टेंस डी था, अब तुम कह रहे हो कि भैया मैं जो डिस्टेंस है वो डी बाई 2 कर देता हूँ, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। अब के जो है वो 6 है। अब यार ऐसे सवाल कराने के लिए बेटा बड़ा आसान आसान चीज है, सी डैश इक्वल्स टू के सी अगर याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी जस्ट आपने इससे लास्ट वाला देखिएगा क्या हुआ था। अ, थोड़ा सा, हाँ, यहाँ डिस्टेंस 3/4D दिया है, तो आपका क्या आया था, ये आया था आपका, हाँ, आया था 4K, आया था आपका सी डैश जो आया था वो आया था C 4K अपॉन 3K, नहीं 3+K, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं मैं अगर, तो यही था, है ना, 3+K था, थोड़ा सा अगर मैं और अच्छा लिख दूं तो ये 3+K था। तो अगर आप थिकनेस देखोगे 3/4D था,
तो देखो ना 4 ऊपर आ गया के साथ और 3 प्लस के हो गया। अब आप देखो, नहीं सॉरी यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था हाँ। तो अब आप यहाँ पे देखो, तो जो डिस्टेंस है वो d/2 दिया हुआ है। अब आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था एप्सिलॉन a/t। तो बेटा अगर मैंने पढ़ाया था इन डायरेक्टली होता है एरिया के और इनवर्सली होता है डिस्टेंस के। तो बेटा अगर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस हाफ होगा तो कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगा ना बेटा। डिस्टेंस के हाफ होने से फिर कैपेसिटेंस ट्वाइस हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो जो सी डैश आएगा वो आ जाएगा K2C, क्योंकि बेटा डिस्टेंस हाफ हो गया है। तो K कितना है आपको दिया है 6 इंटू टी 80 कितना दिया है 8 10⁻⁻12। तो आ जाएगा 96 पीको फैरेड जो है वो नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब जिस बच्चे को ये बात नहीं पता वो बेटा फिर इसको जाके सॉल्व करे। अब सॉल्व मैंने आपको करना सिखाया है, मैंने ड्राइव करना सिखाया है, उस ड्राइव में डी के बदले d/2 रख देना, बिल्कुल सेम आ जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव ले लेना, यहाँ नेगेटिव ले लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, वहां डी लिया था वहां d/2 लेना। सर अगर d/4 कर देते तो बेटा यहाँ 4c हो जाता। अच्छा मैंने कहा अगर बेटा d/2 की जगह d/4 कर देते तो यहाँ 4c आ जाएगा बच्चों। जितना आप डिस्टेंस घटाते जाओगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। आप थोड़ा सा देखोगे तो है ना, यानी कि डी को जैसे घटाओगे सी हमारा वैसे बढ़ जाएगा। हाँ यही तो आपने उस वहां पढ़ा ना, आपने इससे लास्ट एग्जाम्पल में यही तो पढ़ा था कि बेटा आपने वहां के को 3 मान लिया था और आपने जो टी माना था वो 3d/4 माना था। तो जितना आपने घटाया उतना फिर वो बढ़ा, है ना। अब के की 3 रखते ही बेटा वो ट्वाइस हो गया था, वो भी यहाँ भी ट्वाइस हो गया बस d/2 रखने से, है ना। तो एक सवाल और है बेटा, डाइलेक्ट्रिक डालते ही हम किस लिए, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। बेटा सीरीज पैरेलल का सवाल है, ये तो तब करेंगे जब आप तो अपने आप कर लोगे आप, है ना। और ठीक है ये भी सीरीज पैरेलल है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ इतना, ठीक है। एरिया दे दिया 6 इंटू 10⁻³ बेटा ये जो एग्जांपल मैंने नीट वाला छुड़वाया है 10 पॉइंट, जो लास्ट वाला एग्जांपल था बेटा उसे भी कवर करेंगे, है ना। अभी रिसेंटली नीट का एक बैच जो है वो मैं डाल रहा हूँ, तो उसमें भी करा देंगे अगर इसमें छूट जाएगा तो, बल्कि हालांकि करा पूरी कोशिश करें कराने का। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, ठीक है, डी दिया है 3 mm। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एल है सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन a/d। एप्सिलॉन होता है 8.85 10⁻⁻12। बेटा इसे आप रख -12 इसे रख के बेटा आप सी निकाल लोगे। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, वी जो है वो 100 वोल्ट दे दिया है, और सी निकाल लोगे तो चार्ज पूछा है, तो सी इक्वल्स टू Q/V होता है, तो Q इक्वल्स टू बेटा सी इंटू वी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर बेटा कुछ रहा ही नहीं। अगले में बेटा 2.8 एक्सरसाइज से कुछ लेना है रेफरेंस, ठीक है। What explain what would happen if the capacitor, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6, ठीक है, where inserted between the plates, ठीक है, while the voltage supply remains connected after the supply was disconnected। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है भैया, इसका क्या अर्थ है। तो आपको 2.8 थोड़ा जाना पड़ेगा। 2.8 में आपने सी निकाल लिया, वेरी गुड। 2.8 पे आपने सी निकाल लिया भैया, सी आ गया आपका एप्सिलॉन a/d। और आपने पढ़ा है सी डैश इक्वल्स टू के सी होता है। अगर सब कुछ सेम रहा तो डी सेम रहा तो और ए सेम रहा तो, डी 3 mm है, वहां भी डी 3 mm है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट वहां अप्लाई हो सकता है। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो डी 3 mm था, तो वहां जो यहाँ जो सी डैश आएगा वो के सी आ जाएगा, और के जो है वो 6 दिया हुआ है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, वहाँ जो डी था, ईच प्लेट है एरिया इतना एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब वहाँ डी जो है वो 3 mm का था। अच्छा, और यहाँ बोला है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, यहाँ जो 3 mm है वो डी है बच्चों। और नेक्स्ट कॉलम देखते हैं क्या है। 3 mm थिक मिका सीट, यानी कि भैया टी इक्वल्स टू डी हो गया, वेयर इंजेडेड बिटवीन द प्लेट्स। अब टी बेटा 2.8 से ही दिखा है, ठीक है। हाँ, तो टी डी हो जाएगा। तो जो सी है वो एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बेटा मैंने आपको उसी दिन सिखाया था कि बेटा मैंने कई केसेस कराए थे जब टी डी के बराबर हो जाए, तो बेटा ये भी डी हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो जब ये के जाएगा बेटा तो यही बन जाएगा, है ना, सी डैश के सी। तो बेटा वहां सी कितना आया था, वहां जो सी ये बेटा ये जो सी निकालोगे उस सी को यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया कि जो सी डैश है वो के सी के बराबर आ जाएगा। तो वहां से जो आपने 2.8 में 2.8 एग्जाम्पल में जो सी की वैल्यू निकालोगे उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू जो वहाँ सी निकालोगे इतना फैराड, या जो भी वैल्यू होगी। कह रहा है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। तो V इक्वल्स टू 100 वोल्ट था, तो बेटा वहाँ पे फिर आप चार्ज निकाल लोगे Q इक्वल्स टू सी इंटू वी से, है ना। तो ए पार्ट हो जाएगा। अब बी पार्ट कह रहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो भाई जब सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो बच्चों वहां पे जो सी डैश होगा वो तो आपको पता ही था, आपने निकाल लिया था, है ना। और ये जो आप क्यू डैश निकालोगे, जो अब दूसरा जो चार्ज आएगा, जो दूसरा चार्ज आएगा बच्चों, तो यहाँ आपको पहले वाले से क्यू डैश क्यों मिल गया है, और जो सी आपको पता ही है, तो आप यहाँ से बच्चों v इक्वल्स टू क्यू बाई सी से आप यहाँ से v भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों तो भी जो चार्ज है वो सेम रहेगा, यहाँ से आप v जो है वो निकाल सकते हो। यहाँ से आप क्यू निकाल लो पहले वाले v को यूज करके। अब यहाँ से जो क्यू आ जाएगा सी डैश आपको पता ही है सी में क्या है, फिर आप वी निकाल सकते हो बच्चों। आप ये सवाल करना नहीं होगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। अब 12 पिको, अच्छा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर में पूछ लेता है। अब 12 पिको फेरेड, ठीक है, 12 10 का पावर माइनस का 12 फेरेड कनेक्टेड टू, अच्छा वोल्टेज 50 वोल्ट। हम अरे एनर्जी पूछा है भाई, और सी भी दिया है वी भी दिया है, तो सीधा हाफ सी वी स्क्वायर। सी जो है वो 12 10 का पावर माइनस 12 और 50 का स्क्वायर 2500, यानी 2 का 6, तो आ जाएगा आपको 25 × 150, तो 150 आ जाएगा और 2 जीरो इधर, 10 का पावर माइनस 12, तो 3 तो ऐसे ही हटा दो, है ना बेटा। तो एनर्जी जो है वो जूल में आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बच्चों। अच्छा ये आपका लास्ट एग्जाम्पल के साथ ऐड होगा एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे ही हैं। सर ये आएगा नहीं क्या, बेटा आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसको बेटा कभी और देखेंगे। आप ये सारा न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। अब जो बच्चों हमारा ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा होगा, इसमें कॉमन वोल्टेज निकालते हैं बेटा। इसमें कॉमन वोल्टेज निकालने के लिए पढ़ाया जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें कॉमन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला बताएंगे और उससे बेटा कॉमन वोल्टेज निकालेंगे, है ना। कह रहा ना हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। एक बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करा है और फिर एक अनचार्ज ये डाल दिया है, ठीक है। और बच्चों अगर 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 पोटेंशियल सेम नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, अलग है, तो उसका भी एक फॉर्मूला आता है बच्चों, हम उस पर भी बात करेंगे। वो आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अपन इसकी भी चर्चा करेंगे बेटा, समय रहेगा तो, है ना। तो बेटा ये इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बाकी जो है बच्चों वो नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो मैं सीरीज में शुरू करूँगा, है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही था।
आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा देखिएगा जो मैंने करा दिया। जो क्वेश्चन आपके रह गए बेटा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा एक तो सीरीज पैरेलल आपका रह गया बच्चों, वो तो जब रजिस्टर में करेंगे तो कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ही। और फिर भी जितना करा सकते हैं बच्चों उतना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक तो ये क्वेश्चन छूटा है और इसी में आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो छूटा है बच्चों, है ना। आपको एक और क्वेश्चन है जो नीट में भी आता है बच्चों, एक और इसी पे क्वेश्चन है, क्यूब से पूछता है, क्यूब से। क्यूब के सेंटर पे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, क्यूब के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। तो बेटा जब हम वो सीरीज कराएंगे तो उस सीरीज की हम बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ज़्यादा मैंने पढ़ाया है, थैंक यू सो मच। आप इसको देखो, और भी कोई डाउट आता है तो कमेंट डालो। जैसे बच्चे ने डाला हुआ है और बच्चे पूछते हैं डीएम करके, पर्सनल मैसेज कर देते हैं कि सर कैसे करना है क्वेश्चन, तो हम करा रहे हैं। बाकी इसके बाद बेटा हम डुअल नेचर स्टार्ट करेंगे, डुअल नेचर एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। सर सेकंड चैप्टर के बाद आप डुअल नेचर स्टार्ट कर रहे हो? हाँ। फिर सर आप एटम स्टार्ट करोगे? मैंने कहा हाँ। फिर सर आप न्यूक्लियाई करोगे? मैंने कहा हाँ। और सर आप सेमीकंडक्टर? हाँ बेटा, क्योंकि बेटा ये जो है वो 19 मार्क्स के हैं बेटा। ईएमआई और एसी मैंने करा ही रखा है, आप ध्यान से देखेंगे। एसी में आरएलसी सर्किट रहा, मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आरएलसी डाल दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम इस पे एसी और ईएमआई में ही बात कर लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट बेटा इन चैप्टर्स को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि जितना लेक्चर्स मैं डाल सकूँ उतना डालूंगा। आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।